नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र नियम 2021 पारित किए। सरकार पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी में 15% हरित हाइड्रोजन का मिश्रण करने की योजना बना रही है। नीति आयोग ने बांस विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। भारत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने LIC, GIC और न्यू इंडिया को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता के रूप में बरकरार रखा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के लिए आधिकारिक चीनी नामों की घोषणा की और परमाणु तंत्र में अत्यंत कम तापमान पर तरंगों के बीच लंबे समय तक रहने वाले सह संबंधों का लाभ प्रभावी क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए उठाया जा सकता है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र नियम 2021 पारित किए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत इन नियमों को अधिसूचित किया है। ये निर्णय आर्थिक अधिकार क्षेत्र से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के कारण लंबित मामलों में वृद्धि और मामलों के निपटान में होने वाली देरी की वजह से लिया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता संबंधी विवादों का समय पर और प्रभावी प्रशासन एवं निपटान के लिए एक प्राधिकरण स्थापित किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को CPA 1986 के स्थान पर लाया गया है। CPA 2019 के अधीन उपभोक्ता संबंधी विवादों के समाधान के लिए 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई है। इसमें जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग शामिल हैं। ये उपभोक्ता आयोग के प्रत्येक स्तर के धन संबंधी अधिकार क्षेत्र को भी निर्धारित करता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इन आयोगों का धन के आधार पर अधिकार क्षेत्र क्या है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं जिला आयोग की। मौजूदा प्रावधानों के तहत इसका अधिकार क्षेत्र 1 करोड़ रुपए तक का होगा, जबकि नया धन संबंधी अधिकार क्षेत्र इसे 50 लाख रुपए तक सीमित करता है। वहीं राज्य आयोग का अधिकार क्षेत्र अभी वर्तमान में 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच है, जबकि नया धन संबंधी अधिकार क्षेत्र इसे 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक सीमित करता है। और सर्वोच्च स्तर पर है राष्ट्रीय आयोग, जो कि मौजूदा प्रावधानों के अनुसार 10 करोड़ रुपए से अधिक का अधिकार क्षेत्र रखता है और नए धन संबंधी अधिकार क्षेत्र में इसे 2 करोड़ रुपए से अधिक के मामले सौंपे जाएंगे। उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए CPA 2019 के तहत कई व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं, जैसे कि यदि किसी शिकायत के तहत वस्तुओं का विश्लेषण या परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसी शिकायतों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। साथ ही किसी शिकायत के तहत वस्तुओं का विश्लेषण या परीक्षण करने की आवश्यकता है तो फिर 5 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। इसके अलावा ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने का विकल्प दिया गया है और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान करने का विकल्प दिया गया है। सरकार पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी में 15% हरित हाइड्रोजन का मिश्रण करने की योजना बना रही है। ये कदम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। साथ ही वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थ बनने संबंधी भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक भी होगा। हाइड्रोजन और पीएनजी मिश्रण का उपयोग घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोग के लिए किया जाएगा। ये पहल राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का भाग होगी। राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का उद्देश्य हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन का उत्पादन करना और इसके व्यावसायिक उपयोग को सक्षम बनाना है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन जल के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है। इसके तहत जल विद्युत, पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न विद्युत का उपयोग किया जाता है। हरित हाइड्रोजन के उपयोगों के लाभ की बात करें तो ये ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। पेट्रोल के दहन की तुलना में हाइड्रोजन लगभग 2 से 3 गुना अधिक दक्ष है। नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ग्रिड द्वारा भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन ऊर्जा के भंडारण और चार्जिंग में लगने वाले समय के संदर्भ में बेहतर होते हैं। हालांकि हरित हाइड्रोजन के उत्पादन से संबंधित अभी कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि हरित हाइड्रोजन को उत्पादन करने की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। इसके लिए उच्च स्तरीय अनुसंधान और विकास की
आवश्यकता होती है। इसके अलावा गैसीय रूप में हाइड्रोजन का परिवहन करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि ये ज्यादा ज्वलनशील प्रकृति की होती है। और आइए अब बात करते हैं उन पहलों की जो हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं। सबसे पहली है राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन और राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा कार्य योजना। दूसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का हाइड्रोजन और ईंधन सेल कार्यक्रम। और इसके अलावा हरित हाइड्रोजन को नवीकरणीय खरीद संबंधी दायित्व के तहत लाने की योजना बनाई गई है। नीति आयोग ने बांस विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के माध्यम से इसमें भाग लेने वालों द्वारा बांस मूल्य श्रृंखला से संबंधित सभी घटकों की पूरी जानकारी ली गई, जिसमें कि बांस मूल्य श्रृंखला के रोपण, उत्पादन, प्रसंस्करण, मानकीकरण और उपयोग शामिल हैं। बांस तेजी से वृद्धि करने वाली एक घास है। ये सामान्य तौर पर लकड़ी जैसा होता है। ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और मृदु समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। बांस की विविधता के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और चीन पहले स्थान पर है। बांस की कृषि के कई लाभ हैं। इससे जल का संरक्षण होता है। ये सतह से जल के वाष्पीकरण को कम करता है। इसमें क्षतिग्रस्त मृदा में सुधार करने और उसे बेहतर बनाने की विशेष क्षमता होती है। इसलिए ये निम्नीकृत मृदा का पुनरुद्धार करने के लिए एक आदर्श विकल्प है। बांस का कई जगह उपयोग होता है, जैसे कि इसका उपयोग निर्माण सामग्री, कृषि उपकरण, फर्नीचर, संगीत वाद्य यंत्र, खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, बड़े बांस आधारित उद्योग जैसे कि पेपर की लुगदी या रेयन और पैकेजिंग आदि में किया जाता है। सरकार ने बांस की कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि रोपण और नर्सरी में वृद्धि करने तथा बांस संबंधी उत्पादों के विकास के लिए 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। इस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास के लिए वर्ष 2018-19 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन आरंभ किया गया था। भारतीय वन अधिनियम 1927 को वर्ष 2017 में संशोधित करके बांस को वृक्ष की परिभाषा से हटा दिया गया है। इस तरह अब वनों के बाहर उगाए जाने वाले बांस को कटाई और परिवहन के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर बीमा और बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने LIC, GIC और न्यू इंडिया को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता यानी DSII के रूप में बरकरार रखा है। भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम और न्यू इंडिया को वर्ष 2020-21 के समान ही वर्ष 2021-22 के लिए भी DSIIs के रूप में बनाए रखा गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA वार्षिक आधार पर DSIIs को निर्धारित करता है। DSIIs ऐसे आकार, बाजार महत्व और घरेलू एवं वैश्विक रूप से परस्पर जुड़े बीमाकर्ताओं को संदर्भित करता है, जिनके संकटग्रस्त या विफल होने से घरेलू वित्तीय प्रणाली में व्यापक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इस तरह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बीमा संबंधी सेवाओं की बाधा रहित उपलब्धता के लिए इनका निरंतर कार्यशील रहना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बीमाकर्ता के रूप में इतने विशाल या महत्वपूर्ण होते हैं कि इन्हें विफल नहीं होने दिया जा सकता। DSIIs के निर्धारण के लिए कई मानदंड भी रखे गए हैं, जैसे कि ये सकल राजस्व के संबंध में परिचालन के आकार सहित कराए गए बीमा के प्रीमियम और प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति के मूल्य के आधार पर होगा। इसके अलावा एक से अधिक क्षेत्राधिकार में वैश्विक गतिविधियों के आधार पर DSIIs के निर्धारण के लिए मानदंड होंगे। DSIIs के महत्व की वजह से इनके लिए प्रणालीगत जोखिमों और नैतिक खतरों के मुद्दों से निपटने के लिए अतिरिक्त विनियामक उपाय किए गए हैं। इसी तरह भारतीय रिजर्व बैंक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक यानी कि DSIBs या बैंक जिन्हें विफल नहीं होने दिया जा सकता, इनका निर्धारण करता है। SBI, ICICI और HDFC बैंकों को वर्ष 2020-21 के लिए DSIBs के रूप में निर्धारित किया गया है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े विवादों पर आधारित है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के लिए आधिकारिक चीनी नामों की घोषणा की है। इसके तहत 15 स्थानों के लिए मानकीकृत नामों का उपयोग किया गया है, जिसमें कि आवासीय क्षेत्र, पहाड़ और नदियां शामिल हैं। साथ ही उनके सटीक निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स और मानचित्र भी निर्धारित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश को चीन के मानचित्रों में जांगनान या दक्षिण तिब्बत के रूप में दर्शाया गया है। इस नवीनतम सूची को एक नए सीमा सुरक्षा कानून से पहले जारी किया गया है। ये कानून 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया है। इस विधान में चीन में सेना से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक कई एजेंसियों के लिए सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है। इसके उत्तर में भारत ने कहा है कि बीजिंग का ये कदम इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। भारत चीन सीमा विवाद में 3428 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC शामिल है। इस सीमा को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। LAC का पश्चिमी क्षेत्र
1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित जॉनसन रेखा से संबंधित है। इसके तहत अक्साई चीन को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर रियासत का भाग माना गया था। हालांकि चीन जॉनसन रेखा को स्वीकार नहीं करता है। इसके अलावा मध्य क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और चीन ने सामान्य तौर पर सहमत क्षेत्रों के मानचित्रों का आदान प्रदान किया है। वहीं पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा को लेकर के विवाद है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। परमाणु तंत्र में अत्यंत कम तापमान पर तरंगों के बीच लंबे समय तक रहने वाले सह संबंधों का लाभ प्रभावी क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए उठाया जा सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अविनाशी विधि द्वारा माइक्रो केल्विन तापमान पर ठंडे किए गए परमाणुओं के स्पिन गुणों को मापने के लिए एक तकनीक तैयार की है। इससे पहले इन गुणों का मापन करने वाली तकनीक विनाशकारी थी और मापन के दौरान परमाणु नमूने को बाधित करती थी। स्पिन परमाणुओं और प्राथमिक कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन की एक मौलिक क्वांटम विशेषता होती है। जैसे ही परमाणुओं को अत्यंत कम तापमान पर शीतल किया जाता है, उनकी स्पिन सुसंगतता लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए ये स्थिति क्वांटम कंप्यूटरों के लिए बेहतर होती है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम थ्योरी के सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी विकसित करने पर केंद्रित है। ये क्वांटम स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति और व्यवहार की व्याख्या करती है। पारंपरिक कंप्यूटरों के तहत 0 या 1 का प्रतिनिधित्व करने वाले बिट्स का उपयोग करके जानकारी संग्रहित की जाती है। इसके विपरीत क्वांटम कंप्यूटर के तहत एक ही समय में 0, 1 या दोनों के रूप में जानकारी को एनकोड या कूटबद्ध करने के लिए क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का उपयोग किया जाता है। ये क्वांटम भौतिकी के 2 प्रमुख सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं, सुपर इम्पोजिशन और एंटेंगलमेंट। सुपर इम्पोजिशन यानी अधिस्थापन, इसका मतलब है कि प्रत्येक क्यूबिट एक ही समय में 1 और 0 दोनों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। दूसरा है एंटेंगलमेंट। इसका मतलब ये है कि सुपरपोजिशन में क्यूबिट को एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध किया जा सकता है, यानी कि एक की स्थिति दूसरे की स्थिति पर निर्भर हो सकती है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण संक्षिप्त सुर्खियों की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 यानी अफसपा। गृह मंत्रालय ने अफसपा को संपूर्ण नागालैंड में 30 दिसंबर 2021 से और 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। अफसपा वर्तमान में जम्मू कश्मीर और नागालैंड, असम, मणिपुर के कुछ हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। अफसपा के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप 7 दिसंबर का न्यूज टुडे का अंक सुन सकते हैं। चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड की बिक्री 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक खुलेगी। चुनावी बॉन्ड ब्याज मुक्त धारक लिखत है। ये राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से दान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। भारत का कोई भी नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित संस्थान चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। ये बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होते हैं। इन्हें 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में बेचा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक एकमात्र अधिकृत बैंक है जो चुनावी बॉन्ड को बेच सकता है। इसकी पात्रता की बात करें तो ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने हाल ही में हुए आम या विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% वोट हासिल किए हैं, वो इनके लिए पात्र होंगे। वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति। राज्य सरकारें चाहती हैं कि केंद्र सरकार वर्ष 2022 के बाद भी उन्हें जीएसटी प्रतिपूर्ति प्रदान करे। इससे राज्यों को महामारी से उत्पन्न वित्तीय तनाव से निपटने में मदद मिल सकेगी। जीएसटी कानून के अनुसार जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व में हुई किसी भी तरह की कमी के लिए राज्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए यानी जुलाई 2022 तक केंद्र द्वारा प्रतिपूर्ति दी जाएगी। प्रतिपूर्ति के संसाधन जुटाने के लिए एक प्रतिपूर्ति उपकर वसूला जा रहा है। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर उन उत्पादों पर लगाया जाता है जिन्हें सिन गुड्स, जिन्हें कि स्वास्थ्य और समाज के लिए नुकसानदायक उत्पाद माना जाता है या भोग विलास की वस्तु माना जाता है, जैसे कि तंबाकू और ऑटोमोबाइल। स्माइल यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम यानी वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता योजना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक अम्ब्रेला योजना स्माइल को तैयार किया है। इसे जल्द ही आरंभ किया जाएगा। इस योजना में भीख मांगने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों सहित अन्य तमाम उपाय शामिल किए हैं। योजना की प्राथमिकताएं पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श,
शिक्षा, कौशल विकास आदि निर्धारित की गई है। स्माइल में 2 उप योजनाएं शामिल हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, भीख मांगने के कार्यों में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। वॉइस मेल सर्विस यानी VMS, ऑडियो टैक्स यानी ATS, यूनिफाइड मैसेजिंग सर्विसेज यानी UMS के लिए लाइसेंस फ्रेमवर्क। दूरसंचार विभाग के मुताबिक वर्ष 2022 से एकीकृत लाइसेंस का हिस्सा होने की वजह से VMS या ATS या UMS की पेशकश के लिए किसी अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में दूरसंचार विभाग VMS या ATS या UMS के लिए एकल स्टैंड अलोन लाइसेंस जारी करता है। ये निर्णय प्रौद्योगिकी को लगातार आगे बढ़ाने यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP और क्लाउड आधारित टेलीफोनी मॉडल सहित नए व्यापार मॉडल पर विचार करते हुए लिया गया है। उच्च प्रदर्शन वाला ट्रांजिस्टर मॉडल। भारतीय शोधकर्ताओं ने एल्यूमिनियम गैलियम नाइट्राइड हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर के लिए एक उद्योग मानक मॉडल विकसित किया है। इसके उच्च ब्रेकडाउन वोल्टेज के कारण इसका उपयोग हाई पावर रेडियो आवृत्ति सर्किट बनाने के लिए किया जा सकता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट में एम्पलीफायर और स्विच होते हैं। इनका उपयोग वायरलेस ट्रांसमिशन में किया जाता है। ये ट्रांसमिशन अंतरिक्ष और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी होते हैं। इस प्रौद्योगिकी को अपने उच्च प्रदर्शन और दक्षता के कारण लोकप्रियता प्राप्त हो रही है। एल्यूमिनियम गैलियम नाइट्राइड या गैलियम नाइट्राइड उच्च आवृत्ति वाले संकेतों के प्रसारण के लिए उपकरणों की विकास लागत को काफी कम कर सकते हैं। ऐसा ये सर्किट की विद्युत के स्तर का विस्तार करके करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू भाषाओं में पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। ये एक साहित्यिक सम्मान है। ये प्रतिवर्ष किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों को प्रदान की जाती है। संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को भी इस पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है। पुरस्कार में अलंकृत ताम्र पट्टिका वाली एक मंजूषा यानी कैस्केट, एक शॉल और 1 लाख रुपए की राशि इसमें शामिल है। साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संगठन है। ये सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। भारतीय पेंगोलिन। ओडिशा ने भारतीय पेंगोलिन की पहली रेडियो टैगिंग पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य राज्य में इनके पुनर्वास प्रोटोकॉल को मानकीकृत करना है। पेंगोलिन दंतहीन और निशाचर जीव हैं। ये बिलों में रहते हैं और मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों को खाते हैं। इनका वितरण बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका तक है। भारतीय पेंगोलिन के समक्ष स्थानीय उपभोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और इसके मांस आदि के लिए अवैध शिकार का संकट मौजूद है। भारतीय पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो भारत में पाया जाता है। भारतीय पेंगोलिन के लिए IUCN की स्थिति एंडेंजर्ड की है। चकमा और हाजोंग। अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग के नागरिकता अधिकारों से संबंधित एक समिति ने कहा है कि वे उनकी किसी भी प्रकार से जनगणना किए जाने में सहयोग नहीं करेगी। चकमा और हाजोंग निर्जातीय लोग हैं। ये चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जिनका अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। चकमा मुख्य रूप से बौद्ध हैं, जबकि हाजोंग हिंदू हैं। चकमा वर्ष 1964-65 में पूर्वी पाकिस्तान से पलायन कर गए थे। इसका कारण कर्णफूली नदी पर कप्ताई बांध के लिए उनकी अपनी भूमि से वंचित होना था। साथ ही उन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ा, इसलिए अंततः उन्होंने भारत में शरण मांगी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। इस अपील के साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।